आज की इस वीडियो में हम लोग सेट 3 को देखने वाले हैं, जो आपके क्लास 12th केमिस्ट्री बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, हम लोग इसके पिछले वीडियो में सेट 1 और सेट 2 को हम लोग देख चुके हैं। यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के प्लेलिस्ट मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो आप वहाँ से आप देख सकते हैं, नहीं तो आई बटन पे हम उसका लिंक दे दिए होंगे, आप वहाँ सब देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही मेन ऑब्जेक्टिव है, वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। ऐसे हम लोग 10 सेट को देखेंगे। ठीक है, और आपके बिहार बोर्ड के लिए ही मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, एकदम गौर से देखिए, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है? शॉर्टकी दोष के कारण ठोस का घनत्व होता है। तो यहाँ से दो क्वेश्चन आते हैं, एक शॉर्टकी दोष से और फ्रेंकल दोष से। ठीक है, तो शॉर्टकी दोष किसे कहते हैं? तो जब कोई क्रिस्टलीय जालक में, ठीक है, क्रिस्टलीय जालक में धन आयन तथा ऋण आयन अपने स्थान से गायब हो जाते हैं, तो ऐसे दोष को, समान संख्या में धन आयन और ऋण आयन अपने स्थान से गायब हो जाते हैं, तो ऐसे दोष को क्या बोलते हैं? शॉर्टकी दोष कहते हैं। शॉर्टकी दोष के कारण क्रिस्टल का जो घनत्व होता है वो क्या हो जाता है? घट जाता है, घट जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। यहीं पे आता है फ्रेंकल दोष। ठीक है, फ्रेंकल दोष क्या होता है? तो किसी क्रिस्टलीय जालक में से जो आयन होती है वो अंतःकाशीय स्थान में चली जाती है। ठीक है, फ्रेंकल से फ्रेंक करना। ठीक है, तो उसको फ्रेंकल दोष कहते हैं। और फ्रेंकल दोष में क्रिस्टल का जो घनत्व है वो अपरिवर्तित रहता है। क्या रहता है? अपरिवर्तित। इस बात को याद करके रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्या है? निम्नलिखित में से कौन फेरोमैग्नेटिक पदार्थ है? फेरोमैग्नेटिक को हम लोग बोलते हैं लौह चुंबकीय। क्या कहते हैं? लौह चुंबकीय। देखिए, चुंबक के आधार पे हम लोग पदार्थ को 3 टाइप में बांटते हैं। एक लौह चुंबकीय हो गया, एक को बांटते हैं हम लोग अणु चुंबकीय में, और एक को बांटते हैं प्रति चुंबकीय में। अब लौह चुंबकीय किसको कहते हैं? तो जो चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं। क्या होती है? चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल रूप से आकर्षित। ठीक है, प्रबल रूप से आकर्षित होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो हम लोग लौह चुंबकीय कहते हैं। लौह चुंबकीय का एग्जाम्पल देखना होगा तो आप देखिएगा, Fe हो गया, CO हो गया, Na हो गया, ठीक है, CrO2 हो गया, Fe3O4 हो गया। तो ये सब आपका किसका आता है? लौह चुंबकीय होता है। ठीक है, अणु चुंबकीय किसको कहते हैं? तो जो चुंबकीय क्षेत्र में कमजोर रूप से आकर्षित होती है। क्या होती है? कमजोर या दुर्बल रूप से क्या होती है? आकर्षित होती है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप लोग क्या देखिएगा? अणु चुंबकीय का एग्जाम्पल, तो अणु चुंबकीय का एग्जाम्पल O2 हो गया, Al हो गया, Pt हो गया, Mn हो गया, मैग्नीज। ठीक है, ये सब आपका अणु चुंबकीय। प्रति चुंबकीय किसको कहते हैं? तो जो चुंबकीय क्षेत्र में कमजोर रूप से प्रतिकर्षित होती है। क्या होती है? दुर्बल रूप से या कमजोर रूप से क्या होती है? प्रतिकर्षित होती है, प्रतिकर्षित होती है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रति चुंबकीय। जैसे इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, क्या होता है? तो CuAuH2O, ठीक है, N2 NaCl, ये सब आपका क्या है? प्रति चुंबकीय है। तो देखिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? फेरोमैग्नेटिक लौह चुंबकीय का। तो Fe3O4 इज क्या है? लौह चुंबकीय है। NaCl क्या है? NaCl ये आपका हो गया प्रति चुंबकीय। ठीक है, प्रति चुंबकीय। O2 क्या आपका क्या हुआ? O2 क्या हुआ? एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन, इसका आंसर बता रहे हैं।
O2 क्या हुआ, अनुचुंबकीय। N2 क्या हो जाएगा, N2 प्रतिचुंबकीय। क्या हो जाएगा, प्रति चुंबकीय। ठीक है, यहाँ से आपका परिभाषा भी रिवीजन हो गया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या है, विलयन के हिमांक में अवनमन किसके समानुपाती होती है। ठीक है, तो हिमांक में अवनमन का तो चारों अनुसंख्यक गुणधर्म 5 मार्क्स के लिए तो याद ही करके रखना है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आपको क्या है कि विलयन के हिमांक का अवनमन, रोबल चाचा क्या बताए थे, जो विलयन के हिमांक का अवनमन है वो मोललता के समानुपाती होती है। डेल्टा TF का समानुपाती का साइन को हटाइएगा, यहाँ से KF आ जाता इंटू M आ जाता। ठीक है, तो ये तो बताते हैं क्या कि मोललता के समानुपाती होती है, तो विलयन की मोललता के समानुपाती होती है। ठीक है, यही आपका किसका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, यहाँ पे KF क्या है, तो मोलल अवनमन स्थिरांक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या है, समपराशरी विलयन में समान होती है। तो जो मोलर सांद्रण होती है वो आपका समान हो जाती है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाती है। समपराशरी विलयन किसको कहते हैं, वैसा विलयन जिसकी परासरणिता अब क्या हो, बराबर हो, वैसे विलयन को समपराशरी विलयन कहते हैं। समपराशरी उल्टा परासरण, इस परिभाषा सबको आप याद करके रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्या है, 1 फैराडे विद्युत कितने कूलम के बराबर होती है। तो इसको तो VVI ऑब्जेक्टिव है, 1 फैराडे इक्वल टू क्या होती है, 96,500 कूलम होती है। इस बात को क्या करके रखना है, ध्यान में। इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, 96,500। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, लोहे का संक्षारण रोकने का सबसे अच्छा तरीका है। ऑप्शन ए है उसे खारे जल में रखना, बी नंबर पेंट करना, ग्रीस लगाना, जिंक का परत चढ़ाना। देखिए पेंट करके भी रखा जा सकता है, ग्रीस लगा के भी रखा जाता है, लेकिन सबसे जो अच्छा तरीका है वो जिंक की परत चढ़ा देना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होती है। तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक की इकाई होती है वो हो जाती है मोर लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, यदि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई पूछे तो बताइएगा सेकेंड इनवर्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक मुख्य रूप से निर्भर, क्या है, किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक मुख्य रूप से निर्भर करता है। ऑप्शन ए है ताप पर, ऑप्शन बी है दाब पर, ऑप्शन सी है सांद्रण पर, ऑप्शन डी है भार पर। तो किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक पूछा है। ठीक है, अभिक्रिया का दर नहीं पूछा है। दर है, दर जो अभिक्रिया की जो दर होती है वो तापमान पे भी निर्भर करती है, दाब पे भी निर्भर करती है और सांद्रण पे भी निर्भर करती है। ठीक है, सांद्रण पर भी, लेकिन आपका क्या यहाँ पे पूछा है, अभिक्रिया का दर। तो अभिक्रिया का दर स्थिरांक किस पे निर्भर करती है, तो ये आपका आर्हेनियस का समीकरण बता देता है। आर्हेनियस का समीकरण क्या बताता है, एक के बराबर मतलब अभिक्रिया की दर बराबर 1 के पावर ए के पावर माइनस ई अपॉन में RT। ठीक है, इस समीकरण या आर्हेनियस का समीकरण क्या बताता है, जो किसी अभिक्रिया की जो दर है वो T, ठीक है, ताप पे निर्भर करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, जो अभिक्रिया की जो दर है, ठीक है, वेग स्थिरांक है, वो किस पे निर्भर करती है, ताप पे, लेकिन जो अभिक्रिया की दर है वो तीनों पे निर्भर करती है। ठीक है, यह बताता है कि ताप को बढ़ाने पर, ठीक है, टेम्परेचर को बढ़ाने पर तेजी से वृद्धि हो जाती है किसकी, वेग स्थिरांक। एक बात और भी ध्यान में रखिएगा, क्या ध्यान में रखिएगा कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड आप किसी अभिक्रिया में ताप को बढ़ाते हैं तो उसका जो दर होता है वो कितने डिग्री से बढ़ जाता है, मतलब कितने गुना हो जाती है, तो 2 गुना हो जाती है। ठीक है, लगभग 2 गुना हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या है, कोहरा कोलाइड विलयन में होता है, मतलब कोहरा कोलाइड विलयन में क्या होता है, तो जो कोहरा होता है
वो आपका गैस में द्रव का परिक्षेपण होता है। क्या होता है? गैस का द्रव में परिक्षेपण। ठीक है, यहाँ से दूध का एग्जाम्पल देख लीजिएगा। दूध को हम लोग क्या बोलते हैं? पायस कहते हैं। क्या कहते हैं? पायस कहते हैं। और जो दूध जो होता है वो द्रव में द्रव का परिक्षेपण होता है। ठीक है, परिक्षेपण। और एक एग्जाम्पल और भी, धुआं। ठीक है, धुआं का भी एग्जाम्पल याद करके रखिएगा। धुआं का क्या होता है? धुआं को हम लोग क्या बोलते हैं? एरोसॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? एरोसॉल कहा जाता है। तो ये क्या होता है? ये गैस में ठोस का परिक्षेपण होता है। क्या होता है? गैस में ठोस का परिक्षेपण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्या है? अधिशोषण की प्रक्रिया होती है। ठीक है, अधिशोषण अवशोषण में तो आपको अंतर याद ही करके रखना है। तो यहाँ पे पूछा अधिशोषण की प्रक्रिया होती है, तो ऑप्शन है ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, पृष्ठीय घटना, और बी और सी दोनों। तो देखिए अधिशोषण जो होती है वो ऊष्माक्षेपी भी होती है और पृष्ठीय घटना भी होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहा जाता है? तो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को हम लोग क्या कहते हैं? तो गैंग कहते हैं। गैंग। ठीक है, इसका आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। साइनाइड विधि द्वारा कौन सी धातु प्राप्त की जाती है? तो साइनाइड विधि में हम लोग Ag मीन्स चांदी, ठीक है, इस चांदी का क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं इस विधि से। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्या है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मुख्य रूप से क्या है? तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मुख्य रूप से दोनों क्या है? अधातु है। अधातु। ठीक है, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। सल्फ्यूरिक अम्ल है एक, सल्फ्यूरिक अम्ल जिसका फार्मूला होता है H2SO4, ये क्या है? तो देखिए इसमें कितने OH बन सकती है? कितने OH बन सकती है? तो देखिए ऑक्सीजन कितना है? 4 है, उसके साथ हाइड्रोजन लगाइए 1 2, तो क्या होगा? 2 OH है। तो इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए कितने बनी, कितने OH बनी? 2 बनी। तो ये जल में जाके 2H प्लस आयन, जल में जाके आयनित होकर 2H प्लस आयन देते हैं। इस कारण से इसकी क्षारकता कितनी होगी? 2 होगी, मतलब ये द्विभाषमिक हो गई। इसकी बेसिसिटी पूछ ले, बेसिसिटी मीन्स क्षारकता। तो जितना OH आप फार्मूला देख के बता सकते हैं कि जितना उसमें OH बनेगी उसकी क्षारकता उतनी होगी। ठीक है, लेकिन एक्सेप्शंस होता है। आपको फास्फोरस के जो ऑक्सी एसिड होती है उसमें आपको जो भी ऑक्सीजन होता है उसको छाट देना होता है, लेकिन आपको सल्फर में नहीं छाटना होता है। आप वहीं से जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को देख के जैगो OH बनेगी उसकी क्षारकता इसमें उतना हो जाएगी। तो इसमें कितनी OH बनी? 2, तो इसकी क्षारकता कितनी होगी? 2। तो इसको बोलते हैं द्विभाषमिक बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्या है? चक्रीय मेटाफास्फोरिक अम्ल में POP बंधों की संख्या है। तो चक्रीय मेटाफास्फोरिक अम्ल में जो PO बंधों की जो संख्या होती है वो हो जाती है आपका 3। क्या हो जाती है? 3। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन सबसे प्रबल ऑक्सीकारक है? तो जो सबसे प्रबल ऑक्सीकारक जो हाइड्रोजन होती है वो आपका क्या हो जाती है? फ्लोरीन हो जाती है, फ्लोरीन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। हीलियम का रासायनिक संकेत क्या होता है? तो बहुत आसान है, He होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व संक्रमण तत्व नहीं है? तो बताइए संक्रमण तत्व कौन नहीं है? तो ये Fe संक्रमण तत्व है, कॉपर संक्रमण तत्व है, Mn मैग्नीज संक्रमण तत्व है, लेकिन Mg जो है इस संक्रमण तत्व नहीं है। ये क्या है? ये आपका मृदा क्षारीय धातु है, मृदा क्षारीय धातु। ठीक है, मृदा क्षारीय धातु ये ग्रुप किस में आती है? तो ग्रुप 2 में आती है। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या है K4FeCN6 में आयरन Fe का प्रसंकरण क्या होगा। तो K4FeCN6 में जो आयरन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो आपका क्या हो जाता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा D2sp3, ठीक है, D2sp3 हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। यदि पूछ ले इसकी ऑक्सीकरण संख्या, इसमें आयरन की ऑक्सीकरण संख्या तो +2 हो जाती है, ठीक है, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्लोरोफॉर्म को सूर्य के प्रकाश में रखने पर कौन सी विषैली गैस देती है। देखिए क्लोरोफॉर्म को जब आप CHCl3 क्लोरोफॉर्म को जब आप किसकी सूर्य की प्रकाश में O2 यहाँ पे रहेगा, कम ऑक्सीजन इसको मिलेगा और सूर्य की प्रकाश रही, सनलाइट रही, ठीक है, तो ये क्या दे देगा, COCl2 दे देगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फॉस्जीन गैस कहते हैं। फॉस्जीन गैस बहुत हानिकारक गैस होती है, ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विषैली गैस भी होती है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या है, एल्किल हैलाइड का उपयोग क्या बनाने में किया जाता है। तो एल्किल हैलाइड का उपयोग एल्केन बनाने में भी किया जाता है, एल्कीन में भी और एल्कोहल में भी किया जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ग्लिसरॉल है एक, ग्लिसरॉल क्या है, ऑप्शन ए है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, ऑप्शन बी डाईहाइड्रिक एल्कोहल, ऑप्शन सी ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, ऑप्शन डी है प्राइमरी हाइड्रिक एल्कोहल। तो ग्लिसरॉल का जो सूत्र होता है, ये इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, CH2 यहाँ से OH, यहाँ से OH, यहाँ से OH, तो कितने OH आए, तो 3 आए, तो इसको बोलते हैं हम लोग ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फिनॉल की रासायनिक प्रकृति होती है। तो फिनॉल का सूत्र होता है C6H5OH, ठीक है, इस प्रकार का, ठीक है। तो इसकी प्रकृति कैसी होती है, तो इसकी जो प्रकृति होती है वो आपका अम्लीय हो जाती है, किसके कारण, तो अनुनादीय प्रवृत्ति के कारण अम्लीय होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एथाइन अणु में पाई बंधों की कुल संख्या कितनी होती है। देखिए C2, एथाइन मतलब C2 अणु में हमको पाई बंधों की संख्या पूछना है, तो इसमें सिग्मा नहीं होती है, सिग्मा 1 भी नहीं होती है, केवल 2 पाई होती है, ठीक है, केवल 2 पाई होती है, एक्सेप्शंस होती है ये, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कार्बोऑक्सिलिक अम्ल का क्रियाशील मूलक है। कार्बोऑक्सिलिक अम्ल का जो क्रियाशील मूलक होता है वो COOH होता है, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। CHO किसका होता है, ये आपका एल्डिहाइड का होता है, एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह होता है। CO किसका होता है, तो CO आपका कीटोन का क्रियात्मक समूह होता है। OH किसका होता है, तो एल्कोहल का क्रियात्मक समूह होता है, ठीक है। ईथर का कोई पूछे तो क्या बताइएगा, तो वो आपका ईथर का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या है, 26 नंबर, मिथाइल एमीन को किस अभिक्रिया द्वारा बनाया जाता है। मिथाइल एमीन है, क्या है यहाँ पे, मिथाइल एमीन है, एमीन को किस अभिक्रिया द्वारा बनाया जाता है। तो ऑप्शन ए है वुड्स अभिक्रिया, ऑप्शन बी है हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, ऑप्शन सी है फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया, ऑप्शन डी है कोल्बे अभिक्रिया। तो जो मिथाइल एमीन को हम लोग जो बनाते हैं, ठीक है, वो आपका हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा बनाते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो क्या किससे बनाया जाता है, तो हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया में हम लोग एमाइड को एमीन में बदलते हैं, जैसे देख लीजिए CH3CONH2, ये आपका एमाइड है, ठीक है, ब्रोमीन रहेगा और NaOH, ये आपका क्या बनेगा, तो CH3NH2 बनेगा यहाँ से। तो ये क्या है, आपका एमाइड है, एमाइड को हम लोग किस में बदले हैं, तो एमीन में बदले हैं। तो एमाइड से एमीन किस अभिक्रिया के दौरान बदला जाता है, तो हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया के द्वारा, ठीक है, इसी को तो हम लोग मिथाइल एमीन कह देते हैं। चलिए वुड्स अभिक्रिया में किसको किस में बदला जाता है, तो वुड्स अभिक्रिया में एल्काइल हैलाइड को, ठीक है, एल्काइल हैलाइड को हम लोग बदलते हैं एल्केन में, किस में बदलते हैं,
एल्केन में बदलते हैं। फीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में किसको किस में बदलते हैं, तो इसमें बेंजीन पर एल्किल हैलाइड को जोड़ते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, बेंजीन पर इस अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड को जोड़ते हैं, एल्किल हैलाइड को जोड़ते हैं। ठीक है। कोल्बे अभिक्रिया में क्या करते हैं हम लोग, तो कोल्बे अभिक्रिया में हम लोग एल्केन, ठीक है, कोल्बे अभिक्रिया में एल्केन या सैलिसिलिक अम्ल बनाने में इसका यूज करते हैं कोल्बे अभिक्रिया को। चलिए समझ गए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। एनिलीन और एथिल एमीन में विभेद किया जा सकता है। तो एनिलीन और एथिल एमीन में जिसका हम लोग विभेद करते हैं वो Br2 और H2O द्वारा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 27 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या है 28 नंबर। जैविक उत्प्रेरक एंजाइम मूलतः क्या होते हैं। तो जैविक उत्प्रेरक एंजाइम, सीधा एंजाइम क्या होती है, तो एक तरह का क्या होती है, प्रोटीन होती है। क्या होती है, प्रोटीन होती है। ठीक है। एंजाइम जो है प्रोटीन से बना होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। प्रोटीन, एक बात और भी याद कर लीजिएगा, जो प्रोटीन का जो एकलक होता है क्या होता है ये बताइएगा। तो एकलक प्रोटीन किससे बना होता है ये बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्लूकोज के एक अणु में कायरल कार्बन की संख्या होती है। ग्लूकोज का सूत्र क्या होती है, तो C6H12O6। इसमें कायरल कार्बन कितनी होती है, तो आपकी 4 हो जाती है। ग्लूकोज में यदि पूछ दे कि कौन सा क्रियात्मक समूह होता है, तो CHO होता है, एल्डिहाइड होता है और OH होता है। ठीक है। यदि ग्लूकोज के जैसा ही सूत्र फ्रक्टोज का भी होता है। ठीक है, फ्रक्टोज का। ठीक है। तो फ्रक्टोज का भी फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6 होता है। तो इसमें जो कायरल कार्बन होती है वो आपका कितनी हो जाती है, 3 हो जाती है। इसमें जो क्रियात्मक समूह होती है वो CO कीटोन होती है। ठीक है, और OH होती है। तो इसका तो आंसर हो जाएगा, ग्लूकोज में कायरल कार्बन कितनी, 4 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या है, पॉलीथीन निम्नलिखित में से किसका बहुलक है। तो पॉलीथीन जो होता है वो एथीन का बहुलक होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, टेफ्लॉन का निर्माण किस एकलक से होता है। तो जो टेफ्लॉन का जो निर्माण होता है वो आपका टेट्राफ्लोरोएथीन एकलक से होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, 32 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी दवा शरीर का ताप को कम करती है। तो देखिए शरीर का जो ताप को कम करती है वो कौन सी दवा होती है, तो एंटी पायरेटिक। इसका आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 32 नंबर का। देखिए एनाल्जेसी किसको कहती है, तो दर्द निवारक के लिए जिसका यूज करते हैं, दर्द निवारक के लिए। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल बताइएगा इसका, दर्द निवारक के लिए। पैरासीटामोल, पैरासीटामोल हो गया, दर्द निवारक के लिए करते हैं। एंटीबायोटिक किसको कहते हैं, तो जैसे शरीर में मान लीजिए ऐसे कोई हानिकारक पदार्थ चला गया है या कोई वायरस चाहे जीवाणु चला गया है, तो उसको ख़त्म करने के लिए, जिससे फैले ना कोई रोग, तो उसको हम लोग एंटीबायोटिक का यूज करते हैं। जैसे पेनिसिलिन हो गया, पेनिसिलिन हो गया, समझ गए। एंटीपायरेटिक जिसको हम लोग ज्वर नाशी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ज्वर नाशी। ठीक है, ज्वर नाशी एंटीपायरेटिक होता है। चलिए, ट्रैंकुलाइजर किसको कहते हैं, ट्रैंकुलाइजर, तो इसको ट्रैंकुलाइजर एक प्रशांतक भी इसको कहते हैं। वो होता है क्या कि मान लीजिए किसी का चिंता है, तनाव कोई महसूस कर रहा है, डिप्रेशन में है, तो उसके लिए दवा का हम लोग उसको दवा देते हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एसिप्रीन का मुख्य उपयोग क्या है। तो एसिप्रीन का जो मुख्य उपयोग होता है वो ज्वरनाशी के रूप में होता है। किसके रूप में, ज्वरनाशी के रूप में। एंटीबायोटिक तो समझ में करते हैं क्या होता है, एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक क्या होता है ये बताइए। तो जैसे कि जीवित उत्तक है, जीवित जैसे कट उठ गया हुआ है, जीवित उत्तक पे हम लोग इसका यूज करते हैं। जैसे डिटॉल हो गया एंटीसेप्टिक में, डिटॉल
डिटॉल, ठीक है, और आयोडोफॉर्म भी हो सकता है, आयोडोफॉर्म, हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी हो सकता है, हाइड्रोजन पेरा ऑक्साइड भी हो सकता है इसका एग्जाम्पल, बोरिक अम्ल भी हो सकता है, बोरिक अम्ल। ये हम लोग जीवाणुओं को नष्ट करने में, कि मतलब हम लोग त्वचा पे लगाते हैं कि कोई इन्फेक्शन ना फैले, ठीक है। घर में जो हम लोग घर में का कीटाणु वीटाणु को नष्ट करने के लिए हम लोग फिनॉल का यूज करते हैं, ठीक है, वो अलग हो गया। फिनॉल एंटीसेप्टिक में नहीं आता है, विसंक्रामक में आता है फिनॉल। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। XeF2 जेनॉन डाइफ्लोराइड के अणु का आकृति होती है तो इस प्रकार होती है, इधर फ्लोरीन होता है और इधर फ्लोरीन होता है, तो इस आकार को हम लोग क्या कहते हैं, तो रेखीय होता है। किसका कैसा होता है, रेखीय, लीनियर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मोल प्रभाज की इकाई होती है, तो मोल प्रभाज किसको कहते हैं, किसको कहते हैं मोल प्रभाज, तो किसी विलयन में उपस्थित विलय या विलायकों की मोलों की संख्या, क्या कहते हैं मोल प्रभाज। मोल प्रभाज को हम लोग एक से डिनोट करते हैं, ठीक है। एक्स विलय का मोल प्रभाज हुआ तो एक से, विलायक का मोल प्रभाज हुआ तो एक्स भी। तो क्या होता है मोल प्रभाज, तो विलयन में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या अपॉन में विलय और विलायक, मतलब कुल मोलों की संख्या का अनुपात को विलय का मोल प्रभाज कहिएगा, ठीक है। विलायक का मोल प्रभाज क्या होता है, तो विलयन में उपस्थित विलायक की मोल अपॉन में कुल मोलों की संख्या के अनुपात को विलायक का मोल प्रभाज कहते हैं, ठीक है। तो ऊपर में मोल, नीचे भी मोल, मोल से मोल कट जाता है तो इसका कोई मात्रक नहीं होता है। यहाँ से आपका ये भी क्वेश्चन बनेगा, किसी विलयन के लिए मोल प्रभाज होती है, तो जब आप एक से विलय और विलायक का मोल प्रभाज को जोड़िएगा तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, ठीक है। कैसे आएगी, तो देख लीजिए यहाँ पे Na अपॉन में Na प्लस क्या होगा, Nb, प्लस Nb अपॉन में Na प्लस Nb, एलसीएम लीजिएगा क्या आ जाएगा, Na प्लस Nb, यहाँ पे Na प्लस Nb होगा, दोनों से दोनों कट जाएगा तो आपका आया 1, मतलब एक से क्या आया, XA प्लस XB इक्वल टू 1, मतलब विलय का मोल प्रभाज और विलायक का मोल प्रभाज का योग कितना होता है, 1 होता है। कहने का मतलब किसी विलयन की मोल प्रभाज कितनी होती है, 1 होती है। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत आसान आता है इसका, जैसे विलय का मोल प्रभाज क्या हो जाएगा, एक्स से इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी हो जाएगा, ठीक है, इधर उधर कर दिए हैं। तो एक्स बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स से लिख सकते हैं। एक जैसे क्वेश्चन है हम आपको देते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। किसी विलयन में उपस्थित विलायक का मोल प्रभाज आपको दिया है, विलायक का मोल प्रभाज दिया हुआ है 0.69 दिया हुआ है, ठीक है। तो विलय का आप लोग मोल प्रभाज कितना होगा ये बताइएगा, ठीक है। विलायक का मोल प्रभाज दिया हुआ है, विलय का मोल प्रभाज बताइएगा इसी कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही तक रहने देते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।